वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सबसे पहले यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इसे अपने बुक में कार्बन और इसके यौगिक नाम के चैप्टर से खोज सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मिल जाएगा इसी नाम से। पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ना क्या है ये समझ लेते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम सिर्फ कार्बन की बात करेंगे और कार्बन से बनने वाले उन सभी यौगिकों के बारे में जानेंगे। यानी कि कार्बन कि जिस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उस कंपाउंड को भी पढ़ेंगे और कार्बन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है तो कार्बन का विज्ञान क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कार्बन क्या होता है। अभी आपने आवर साइड पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल में जितने 118 एलिमेंट्स को फिलहाल अभी रखा गया है उन सभी 118 एलिमेंट्स में कार्बन जो छठे नंबर का तत्व है यानी कि 6 नंबर का ये एलिमेंट है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है 6। अब जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो गया उस तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो प्रोटॉन होंगे वो इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसलिए कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन का जो लैटिन नेम होता है तो कार्बन का लैटिन नेम होता है कार्बोनियम। क्या होता है? कार्बन का लैटिन नेम होता है कार्बोनियम और इंग्लिश नेम में इसे कार्बन के नाम से बुलाया जाता है। डिस्कवर्ड यानी कि कार्बन की खोज किसने की, तो कार्बन की खोज एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर ने करी थी। और कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं वो होता है 1s2 2s2 और 2p6 होता है। अब बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट सेल जो आप देख रहे हैं ये p ब्लॉक में टूटा हुआ है। किसमें? p उपकोष में। इसलिए जो कार्बन होगा वो p ब्लॉक का तत्व होता है। यानी कार्बन जो होता किस फैमिली का तत्व होगा, किस ब्लॉक का तत्व होगा, वह होगा p ब्लॉक का तत्व। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय कार्बन का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है वो p उपकोष में आकर टूटता है। और हमें जानते हैं कोई भी तत्व हो अगर उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाकर टूटता है वह तत्व उसी ब्लॉक का तत्व बन जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई और तत्व है, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम चाहे हाइड्रोजन कुछ भी मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये होगा 1s1 क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये किस ब्लॉक का हुआ, तो ये s ब्लॉक का हुआ। अभी यहाँ से समझ में आया ना कि कार्बन का ब्लॉक p क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि कार्बन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किस में टूटता है, p उपकोष में टूटता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.55। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अगर कार्बन के पास किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो है 2.55। कितनी है? 2.55। जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। हम कार्बन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के बारे में अगर बात करें मैग्नेटिज्म की तो कार्बन जो होता है वो डायमैग्नेटिज्म इसमें पाया जाता है। यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण दिखाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसको रख देते हैं तो वहां से प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित का मतलब तो जानते हैं ना आप। प्रतिकर्षित का मतलब मान लीजिए मेरे पास ये दो चुंबक की तरह है। एक इन दोनों चुंबक को जो पास पास लाएंगे ये दोनों दूसरे में आके जुड़ जाएंगे तो ये आकर्षित होता है। क्या होता है? आकर्षित। लेकिन अगर ये दोनों पास लाने पर दूर हटने लगे तो वही प्रतिकर्षण कहलाता है, जिसे हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर भगता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस होता है, कार्बन का एटॉमिक रेडियस 77 pm होता है। कितना होता है? 77 pm होता है। कार्बन का कोवैलेंट रेडियस भी सेम होता है। कितना होता है? वो भी होता है 77 pm। कार्बन का वांडर वाल्स रेडियस भी 170 pm होता है। डेंसिटी जो होता है कार्बन का वो होता है 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि कार्बन को कितना तापमान पर ले जाने के बाद पिघलाया जा सकता है, तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की यानी कि बीपी की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बन का वो होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4827 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो कार्बन के जितने भी हमने बारे में अभी जो हमने कार्बन के बारे में सभी चीजें देखी ये सिर्फ कार्बन के लिए, यानी कार्बन का तत्व किस तरह से जाना जाता है ये उसके बारे में था। चलिए अभी कार्बन के बारे में और कुछ जानते हैं।
चलिए समझते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, जिसे कार्बन की अपरूपता कहा जाता है। वैसे जब कोई तत्व प्रकृति में समान भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में पाया जाता है उसे हम कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं? अपर रूप। कार्बन जो होता है सामान्य तौर पर कई रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। जैसे कभी आप कार्बन को हीरे के रूप में देखेंगे, और कभी इसी कार्बन को आप ग्रेफाइट के रूप में देखेंगे, और कभी इसी कार्बन को आप फुलेरिन्स के रूप में देखेंगे। चलिए समझते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। वैसे तीनों के तीनों जो हैं वो कार्बन एटम के बने हैं। ये तीनों के तीनों में कार्बन परमाणु उपस्थित है, लेकिन कार्बन परमाणु के उपस्थिति के बावजूद इन तीनों के गुणों में विभिन्नता होती है। जैसे अगर सामान्य तौर पर अगर आप हीरे के बारे में जानते होंगे तो हीरा जो होता है एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। हीरा जो है एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये बहुत ही मुलायम है। तो आप हमें ये बताइए कि हीरा बहुत अधिक कठोर और ग्रेफाइट बहुत अधिक मुलायम कैसे हो गया? तो हाँ, ये निश्चित तौर पर कार्बन के गुणों में विभिन्नता को दर्शाता है। इसे ही तो हम अपर रूप कहते हैं। यानी कि किसी भी तत्व के भौतिक अवस्था अगर सेम हो और उनके जो गुण हो वो क्या हो, अलग अलग हो, वही कहलाता है अपर रूपता। ठीक है, तो अभी जो इस डायमंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये डायमंड जो होता है इस कार्बन के परमाणु का ही बना है। लेकिन डायमंड के अंदर जो कार्बन के परमाणु होते हैं, हर एक कार्बन परमाणु अपने पास के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से कुछ इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्टेट में अरेंज होता है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में कार्बन के एटम हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सागोनल तो आप जानते हैं ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हर एक पॉइंट पर कार्बन मौजूद होता है और ये अपने बगल के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का होता है। अगर हम बात करें फुलेरिन्स क्या होता है, तो वैसे जो फुलेरिन्स है ये नाम ही से आपको पता हो जाना चाहिए कि ये बंकमिस्टर फुलेर नामक वैज्ञानिक के नाम से मिलता जुलता है। अब ये बंकमिस्टर फुलेर कौन है? तो बंकमिस्टर फुलेर ने एक जोडेसिक गुंबद बनाया था, उसी गुंबद के जैसा दिखने वाला एक फुलेरिन्स था। वैसे जो फुलेरिन्स होता है इसका सामान्य फार्मूला Cn होता है, जहां पर n सम संख्या है। क्या है? n सम संख्या है। इसे आप C10 कर सकते हैं, C17 कर सकते हैं, C18 कर सकते हैं, C19 कर सकते हैं। सबसे पहला जो फुलेरिन्स पाया गया था वो C60 था। क्या था? C60। ये याद रखिएगा, फुलेरिन्स का मतलब C60 होता है। अब फुलेरिन्स कैसा दिखता है? ये तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो गया, इसका हेक्सागोनल हो गया। फुलेरिन्स होता है एक फुटबॉल के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? एक फुटबॉल के जैसा दिखता है। फुटबॉल, इसका जो आकार होता है फुलेरिन्स का वो कैसा होता है? बिल्कुल ही एक फुटबॉल के जैसा होता है। और ये फुलेरिन्स नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो फिर ये फुलेरिन्स नाम बंकमिस्टर फुलेर के नाम पे रखा गया था। अभी आप समझे कि कार्बन के अपर रूप का मतलब क्या हुआ? हाँ, कार्बन का अपर रूप का मतलब वही जो अभी पिछले हमने थोड़ी देर पहले हमने बताया कि किसी भी तत्व के अगर भौतिक अवस्था सेम हो और उसके अन्य रूप प्रकृति में पाए जाते हों उसे ही हम कहते हैं अपर रूपता। अब चलिए इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं और जानते हैं विटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत या फिर कार्बनिक विज्ञान आया कहाँ से।